कोरोना की जंग में अस्पतालों की व्यवस्था चरमरा गई है और अब महज चिकित्सा व्यवस्था जुगाड़ तंत्र पर आ गई है। और ऐसे ही हालात कुछ सरकारों के भी हैं जो कोरोना की इस जंग में हाथ खड़े कर चुकी हैं। फिर चाहे केंद्र सरकार की बात करें या फिर राज्य सरकारों की, सभी का सिस्टम इस समय फेल नजर आ रहा है। कोरोना महामारी की इस जंग में लड़ने के लिए महज अंधेरे में हाथ मारने जैसा काम किया जा रहा है। अभी तक की स्थितियां कुछ ठीक नहीं रही थी। इस बीच मई का पहला पखवाड़ा और भी चुनौती भरा दिख रहा है। यही वजह है कि राजस्थान के मुखिया अशोक गहलोत ने एक बार फिर केंद्र के सामने अपील की है और ऑक्सीजन की इमरजेंसी सप्लाई जल्द देने की गुहार लगाई है। गहलोत ने कहा कि अगले सप्ताह राजस्थान में ऑक्सीजन की 550 मीट्रिक टन डिमांड होगी। ऐसे में 201 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की इमरजेंसी सप्लाई दी जाए। हमें 155 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का अलॉटमेंट हुआ है, वो भी 100 मीट्रिक टन तो हमारे अपने राज्य के भिवाड़ी के आईएमएक्स उससे मिल रहा है, बाकी 55 हमको जामनगर से और दूसरी जगह से मिल रहा है। अब हमारी रिक्वायरमेंट जो आज से 4 दिन पहले थी वो थी 300 मीट्रिक टन पर डे, और आज हमारी रिक्वायरमेंट हर डे बढ़ रही है क्योंकि एक्टिव केस बढ़ रहे हैं, तो ये रिक्वायरमेंट तो हर रोज बढ़ेगी। हमने एस्टिमेटेड किया था कि 30 अप्रैल तक राजस्थान को 310 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। अब तो अदालत ने भी कह दिया है कि वो असहाय है। दिल्ली हाई कोर्ट में वकीलों की सुनवाई के दौरान जस्टिस रेखा पल्ली ने यह टिप्पणी करते हुए कहा कि आज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अस्पताल खाली नहीं है, ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। साथ ही कहा कि हम जो आदेश पारित कर दे उन पर अमल कैसे होगा। लेकिन हालात देश की जनता के भी खराब है, जो कि हर बात का टैक्स चुकाती है। जनता को अस्पताल से बेड नहीं होने का हवाला देकर टरका दिया जा रहा है। सरकारें महज गाइडलाइन की पालना की दुहाई दे रही है, यहाँ तक कि घरों में रहकर विशेषज्ञों की राय लेने की अपील कर रहे हैं। देश ने कई चुनौतियों का सामना किया है, यहाँ तक कि महामारी से लड़ाई भी लड़ी है, लेकिन ऐसे हालात शायद कभी भी देश में नहीं बने। ऐसे में देश के उस सिस्टम पर सवाल उठना लाजमी है जिसने कोरोना संक्रमण के सामने सिस्टम ने सरेंडर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
आपका मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास से अपना कहर बरपा रहा है। बहुत मुश्किल है कि कौन बचेगा कौन जाएगा। हम उन दिवंगत आत्माओं को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, चाहे वो शूटर दादी चंदा कोचर हो या फिर जाने माने एंकर रोहित सरदाना हो, और या फिर बिहार के मुख्य सचिव अरुण सिंह हो। उन समेत सैकड़ों लोग उन दिवंगत आत्माओं के प्रति हमारी श्रद्धा सुमन है। लेकिन बड़ा ही चौंकाने वाली बात यह है कि आखिर इंसान कोरोना से तो लड़ सकता है। कोरोना की जंग पहले अगर जीती तो निश्चित रूप से भरोसे और विश्वास के कारण जीती। आज जो स्थितियां बनी हुई हैं वो कोरोना के साथ साथ आज एक आम इंसान को सिस्टम से भी लड़ना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि ऑक्सीजन की राशनिंग हो रही है, हवा पैसे से भी नहीं मिल पा रही है, दवाएं पहुंच से बाहर हैं, और जब आदमी की मौत हो जाती है तो 3 गज जमीन भी मैसर नहीं हो पा रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालात हैं। सबसे बड़ी बात यह होती है कि सरकारें केवल टैक्स पेयर के पैसे से ये तो ऐसे कितने ही लोग हैं जो जन टीवी को सूचित करते हैं कि देखिए हालात आकर के आधे घंटे पहले हॉस्पिटल्स कह देते। हॉस्पिटल्स की मजबूरी हो सकती है कि उनके पास में राशन की ऑक्सीजन, वो जो एडमिट केसेज हैं उनके परिजनों को सूचित करते हैं कि आप ऑक्सीजन क्या होगा, बहुत मुश्किल है कहना। चले हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ऐसा ही एक पीड़ित परिवार हमारे साथ में है। अजय काला जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और उनके पुत्र कार्तिकेय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। भाजपा नेता मदन राठौड़ साहब हमारे साथ में हैं। कांग्रेस से ज्योति खंडेलवाल जी साथ हैं हमारे, और एक आम आदमी गोरेराज हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले उस परिवार के पास जाना चाहूंगा, पूरी हमदर्दी हमारी उस परिवार के साथ है। अजय काला साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अजय जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? कार्तिकेय आप सुन पा रहे हैं? हाँ सर जी, हम मौजूद थे जब आपकी समस्या थी। हॉस्पिटल प्रशासन का कहना था कि साहब कुछ देर पहले ही हमें जो डिमांड थी, मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी अस्पताल जानबूझ करके किसी की जान नहीं लेगा, लेकिन सिस्टम पे क्या किया जाए कि इतनी देर पहले आईएएस अधिकारियों का पूरा बेड़ा बैठा रखा है। रोज लिस्ट जारी होती है कि नई कमेटी, उसमें इतने लोग, नई हेल्पलाइन, ये नंबर होंगे, अगर किसी को कोई जानकारी चाहिए तो इस पे चर्चा करिए। एक फोन नहीं उठता है। और राज्य के हेल्थ मिनिस्टर साहब का तो कहना ही क्या है। वो तो लगता है कि जैसे बिल्कुल एकदम ऐसे पोजीशन में है, किसी का फोन रिसीव नहीं करते। उनके अगर घर पे किसी ने अगर फोन कर दिया, ये मैं वो पीड़ा कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं की बता रहा हूं जो फोन कर करके कहते हैं कि इस रघु शर्मा का क्या होगा। खैर चलिए, लेकिन कार्तिकेय मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या है हमारे सिस्टम से जिससे आपने लड़ा अभी? सर मेरी मदर 27 तारीख को एडमिट हुई थी, 93 ऑक्सीजन पे चलते हुए गई थी। खुद चलकर अपने पैरों पर 93 ऑक्सीजन पे मैं छोड़कर आया हूं उनको, सिर्फ ये समझकर कि इनको हेल्प की जरूरत है, हेल्प मिल जाएगी, अच्छे हॉस्पिटल में मिल रही है। हॉस्पिटल का नाम जेएलएन मार्ग पे, मेन जेएलएन मार्ग पे है। मैं इतना ज्यादा परेशान था कि अब जगह मिल गई है तो मैं बहुत ज्यादा संतुष्ट हो गया था कि अब सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन वहां जाने के बाद पता चलता है कि ना मॉनिटरिंग हो रही है, ना मॉनिटरिंग के लिए स्टाफ है, ना कोई अवेलेबिलिटी है।
मॉनिटरिंग के लिए जो स्टाफ है उसको कुछ टेक्निकली पता नहीं है। मैं मेरी मदर से हर 2 घंटे में वीडियो कॉल करके उनसे वो बोल रहा हूँ कि आप मेरे को ऑक्सीजन लेवल बताओ, वो मेरे को ऑक्सीजन लेवल बताती है। मैं ऑफिस में हॉस्पिटल में फोन करता हूँ, फिर वो हॉस्पिटल वाले अटेंडेंट को भेजते हैं, वो ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ा देता है और खत्म। बस ये मेरे को 24 घंटे झेलना पड़ा है। उसके बाद मेरे को बोला गया है कि इनको अब ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है, तो अब इनको हम लोग बाईपैप एक मास्क होता है उस पे लेके जा रहे हैं, उससे आपकी मदर को ब्रीदिंग के अंदर इश्यूज रिजॉल्व होंगे। वो ब्रीदिंग इश्यूज के साथ वो आईसीयू में लेकर जाते हैं। मैं सुबह मेरे को रात को 11 बजे वो आईसीयू में लेकर जाते हैं और मैं सुबह 8 बजे तक वहां पे रहता हूँ। हर 2 घंटे में मैं डॉक्टर को फोन करके पूछ रहा हूँ कि सर अब तबीयत सही है, अब तबीयत सही है, अब तबीयत सही है। 9 बजे मेरी मदर से बात होती है, अब तबीयत सही है, वो बोलती है हाँ सही है। और 9:30 10 बजे मेरे पास फोन आता है कि आपकी मदर को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी, आप वेंटिलेटर का इंतजाम कीजिए। हमारे पास वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है। मैं वेंटिलेटर की अवेलेबिलिटी के लिए पूरा कोना कोना नाप रहा हूँ, EHCC, RUHS, हर हॉस्पिटल में जा जाके गुहार कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को वहां पे वेंटिलेटर बेड नहीं मिल रहा है। इस बीच मेरे को RUHS के अंदर मेडिकल सुपरिटेंडेंट जी से दरख्वास्त करने पे मेरे को उन्होंने करवाया। मैं एम्बुलेंस भेजना हूँ उस हॉस्पिटल पे, बड़ा हॉस्पिटल है काफी, मैं उस हॉस्पिटल पे एम्बुलेंस भेज रहा हूँ। उस हॉस्पिटल के पास एम्बुलेंस भी अवेलेबल नहीं है। उनके पास बेड तो 3 दिन से अवेलेबल नहीं थे। मैं लोगों से बात कर रहा था जो वहां पे आ रहे थे, पेशेंट के अटेंडेंट्स, मैं भी वहां बैठा रहता था, तो बात होती थी तो वो बोल रहे बेड नहीं है। नए पेशेंट्स आते थे वो भी बोल रहे बेड नहीं है। तो एम्बुलेंस गई कहाँ? उनके पास एम्बुलेंस नहीं है पेशेंट को ट्रांसफर करने के लिए। मेरा पेशेंट को 10 बजे इन्होंने बोला ट्रांसफर करना है, मैंने 12 बजे 1 बजे करीब मैंने बोल दिया ट्रांसफर कर दीजिए, यहाँ जगह हो गई है। मेरे पास RUHS की पर्ची कटी हुई है कि आप ले आए, OPD की पर्ची काट दी है आपकी, आप OPD में ले आए, वहां पे आके मेरे को फोन कर दें, मैं पेशेंट को आगे ले जाऊंगा। मेरे पास पूरी रिकॉर्ड पूरी पर्ची है, सारे रिकॉर्ड्स हैं। लेकिन इस बीच में मैं एम्बुलेंस यहाँ भेजी हॉस्पिटल पे, वहाँ एम्बुलेंस भेजने पे आधे घंटे तक कोई भी जना नहीं आता है, ना पेशेंट को लेकर आता है ना कोई। फिर पेशेंट जब नीचे आया, मैं कार्तिक आ रहा हूँ, वापस आऊंगा आपके पास में, क्योंकि यहाँ एक बात शेयर करना बहुत जरूरी है। सरकार ने जारी किया हुआ है कि हर प्राइवेट हॉस्पिटल में एक नोडल ऑफिसर बनाया हुआ है। लोग ढूंढते हैं नोडल ऑफिसर को, पता ये भी है कि नहीं है कि मेरा कब अपॉइंटमेंट उस हॉस्पिटल के लिए हुआ था, मेरी वो जिम्मेदारी भी है, कोई पता नहीं है। यह स्थिति नोडल ऑफिसर्स की है। मैं ज्योति जी आपके पास आना चाहूंगा। पत्राचार खूब हो चुका है, लेकिन ये जनता धरती छोड़ के जा रही है, इसका क्या होगा? योगेंद्र जी, देखिए ये बात तो बिल्कुल सही कि कोरोना की ये जो दूसरी लहर आई है, ये बहुत बड़ी लहर भी है। मैं यूं कहें कि बहुत ज्यादा लोग भी संक्रमित हो रहे हैं, और ये वायरस जो है वो पहले से ज्यादा खतरनाक भी है, जो समय नहीं दे रहा है। पहले हम देख रहे थे कि लोग, जैसे मैं ही बताऊं, मेरे हस्बैंड ही 18 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रह करके आए थे, तो लोग संघर्ष कर रहे थे जीवन के साथ। 18 दिन, 20 दिन, 25 दिन लग रहे थे, लेकिन उस पर ठीक होकर के आ रहे थे। लेकिन ये जो लहर आई है उसमें देखने में आ रहा है कि 2 दिन 3 दिन का ही समय मिल रहा है, और उसी में ही जो है वो लंग्स इतने ज्यादा इन्फेक्टेड हो जाते हैं कि शायद हमें जीवन से हाथ धोना पड़ता है। दूसरी बात, जो युवा लोगों के साथ भी ये चीज बहुत ज्यादा हो रही है। पिछली बार हम कम देख रहे थे, एज फैक्टर था जहाँ कुछ लोग सेफ थे, तो ये तो कोई बात ही नहीं है इसमें कि कोरोना इस समय बहुत भयावह स्थिति में है, बहुत खतरनाक स्थिति में है। राजस्थान में ही नहीं, देश में पूरी खतरनाक स्थिति में है, और हमारे संसाधन जो है वो कम भी पड़ रहे हैं। इसमें भी मैं आपको इसको स्वीकार करने में भी कोई वो नहीं बरतूंगी। लेकिन ये बात जरूर है कि राज्य सरकार की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने मैं यूं नहीं कह सकते, उसे इस तरह से कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते हैं कि वो व्यवस्थाएं नहीं कर रहे हैं। राज्य सरकार ने अपने पूरे संसाधन जो के हैं बहुत के साथ, संवेदनशीलता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है। क्या आप RUHS में जो बात अभी कार्तिकेय कह रहे थे कि RUHS में अभी भी एडमिशन वो ले रहे, वो स्टार्टिंग में कम से कम तुरंत ऑक्सीजन अवेलेबल करवाते हैं। अब देखिए बेड्स की कमी हो रही है, बहुत ज्यादा पेशेंट्स
वहां पहुंच रहे हैं, मैं बेड उसके की कमी बावजूद की बात अपनी जो उनके पास जो व्यवस्था है उससे 1.5 गुना ज्यादा व्यवस्था के साथ वहां के डॉक्टर्स भी काम कर रहे हैं, संसाधन भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। बीलवा में और 500 बेड्स का बनाया गया है, एसएमएस को 1000 बेड के साथ उसे भी कोविड जो रेफरल होकर के आ रहे हैं उसे किया जा रहा है। लेकिन ये बात बहुत सही है कि इस समय कोरोना बहुत भयावह स्थिति में बहुत सारे लोग जान खो रहे हैं और इसलिए जरूरी है कि जनता कोविड प्रोटोकॉल का, जन अनुशासन पखवाड़े का भी पूरा ध्यान रखे। ये बहुत जरूरी है। हम देख रहे हैं लगातार अभी भी जन अनुशासन पखवाड़े में लापरवाही नजर आ रही है। हम देख रहे हैं संसाधनों की कमी नजर आ रही है और केंद्र सरकार से ज्यादा रिक्वायरमेंट की बात है। ज्योति जी, हाँ बिल्कुल, कार्तिकेय कुछ कहना चाहते हैं जी। मैडम, इसके साथ लोगों की नियत बोल दूं या मैं आपको क्या बोलूं, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है, वो भी साफ नहीं रह रही है। अब इसके अंदर मैं आपको ये बता दूं कि जिस इंसान ने मेरे को फोन करके ये बोला कि आपको मैं आपका अटेंडेंट बोल रहा हूँ, आपके पेशेंट को वेंटिलेटर की जरूरत है, 4 घंटे तक मैंने उसको कम से कम 4 अलग अलग फोनों से फोन किए, उसने एक जवाब नहीं दिया। मैं जिस हॉस्पिटल में जाता हूँ उस हॉस्पिटल में मेरे से पूछते हैं ऑक्सीजन लेवल कितनी है, कि उस ऑक्सीजन लेवल पे हम एडमिट करेंगे नहीं करेंगे पेशेंट को। मेरे को ऑक्सीजन लेवल नहीं बताई, मेरे को पेशेंट से बात नहीं करनी थी। इसके बावजूद भी जो मैंने एम्बुलेंस कर ली, मैं एम्बुलेंस को ले आया, आधे घंटे तक मेरे पेशेंट को नीचे नहीं लेकर आए, आधे घंटे बाद मेरे पेशेंट को नीचे लेकर आए। सर एक मिनट, कार्तिकेय आपकी प्रॉब्लम को हम समझ सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम को हम समझ सकते हैं। ये मेन प्रॉब्लम यहाँ नहीं है सर, मेन प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। कार्तिकेय जी की प्रॉब्लम को ऐसा नहीं है कि हम उसे समझ नहीं पा रहे, महसूस कर रहे हैं, क्योंकि महसूस इसलिए कर रहे हैं कि केवल कार्तिकेय जी हमारे भी आसपास में है, जानकारों में भी रोज हम सुन रहे हैं कि कितनी क्रिटिकल प्रॉब्लम जो है वो हो रही है, लोग की, इसलिए महसूस भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसे महसूस नहीं कर सकता, लेकिन ऐसी, और मैं ये भी कहना चाहूंगी ऐसे समय में भी अगर कोई केवल अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहा है तो उससे ज्यादा मानवता को कुछ अनुसार भी नहीं कर सकते। ज्योति जी आ रहा हूं आपके पास में, मैं मदन राठौड़ साहब से के पास जाना चाहूंगा। मदन जी, 25 सांसद यहाँ से प्रदेश की जनता ने चुन करके भेजे। एक आपके अलायंस से हनुमान बेनीवाल भी, अब बेशक एनडीए से अलग हो गए होंगे, लेकिन भाजपा के खाते में 25 सांसद, 3 मंत्री बने हुए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री देश के मनमोहन सिंह जी राजस्थान से राज्यसभा में हैं, श्री वेणुगोपाल हैं, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन ये बड़ी अजीब स्थिति है कि हम एक ऑक्सीजन की इस स्टेज पर राशनिंग हो रही है। मुख्यमंत्री लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि जहां केस कम है वहां भी हमसे ज्यादा सुविधाएं दी जा रही हैं। ये बीजेपी कांग्रेस खेल रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है तो जो मुख्यमंत्री के लेटर पे अगर यकीन करें, जो वो कहना चाह रहे हैं, हमारे सांसद कुछ नहीं कर पा रहे, हमारे मंत्री कुछ नहीं कर पा रहे हैं। गजेंद्र सिंह जी से बात करो तो कहते हैं कि बिल्कुल पूरी व्यवस्था है कि हम बात कर रहे हैं। बात करते करते पूरा अप्रैल निकल गया, लोग मरते जा रहे हैं, कब होगी पूरी बात? हो देखिए योगेंद्र जी कि इस समय कार्तिकेय हमारे सामने है और उसने खुद ने ये भुगता है अपनी माँ के साथ जो कुछ भी हुआ, तो उसकी पीड़ा को हम समझ रहे हैं। ये है वहाँ के अस्पताल प्रशासन की लापरवाही कहें या फिर, अभी पूरी बात तो मैंने बोली नहीं। मैं आऊंगा कार्तिकेय, वापस लौटूंगा, मैं लौटूंगा आपके पास। उनका वहाँ प्रशासन की लापरवाही कहें, असहयोग कहें, पीड़ा, इसकी पीड़ा को अपनी पीड़ा उन्होंने नहीं समझा। इसने खुद ने भाग करके सारी मेहनत की, जैसा कि इसने अभी पूरा वृतांत सुनाया। ये बड़ी चिंता की बात है बहुत। ये हम सब के साथ हुआ है, हम सब देख रहे हैं। और आज भी आपने एक बात शुरुआत में बहुत सही कही थी कि कोई भी फ़ोन आता है तो ये समझिए कि शायद कहीं वो हमसे कोई ऑक्सीजन का सिलेंडर की मांग नहीं कर ले या रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग नहीं कर ले। ये होता ही है, हम सबके साथ होता है। ज्योति जी के साथ भी होता होगा, मेरे साथ भी हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। रेमडेसिविर की मांग करते हैं, ये सब है। मैं एक बात आपसे बताऊं साहब, देखिए हम सबको ये समझने की ज़रूरत है कि जैसे इसमें राजनीति नहीं करना है, बीजेपी कांग्रेस इसमें कतई नहीं करना। जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिंदगियां जा रही है लोगों की, इसमें बीजेपी कांग्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। हम सबको अपनी अपनी जवाबदारी समझने की ज़रूरत है और हमको अपने अपने स्तर पर जो भी अपने संपर्क सहयोग हैं, प्रभाव क्षेत्र है, उनका उपयोग करके और जनता को राहत देने का काम हम सबको मिलकर करना चाहिए। इसमें राजनीति कतई नहीं करना चाहिए। मैं एक बात बताऊं, ये कहना चाह रहा हूं, देखिए बीजेपी ने भी अपनी हेल्पलाइन चालू कर रखी है। स्थिति से अवगत नहीं कराता कोई यहाँ का नेता कि राजस्थान के हालात क्या बने हुए हैं इस वक्त। मध्य प्रदेश में मैं आपको एक बात बताऊं,
योगेंद्र जी कि इस समय पूरे हिंदुस्तान में 7100 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है और एलोकेशन जो है वो जैसे डिमांड जो है 20 कंट्रीज को जिनमें स्थितियां खराब है उनको 6822 टन की एलोकेशन हुआ है। 6822 टन लिक्विड ऑक्सीजन का एलोकेशन हो चुका है, जबकि उनकी डिमांड थी 6785 टन, यानी 6785 के बदले में 6822 टन का एलोकेशन हो रखा है। ये कल की बात है। कल का जो हिंदुस्तान सरकार का जो एक विज्ञप्ति जारी की गई है मैं वो आपके सामने बता रहा हूँ। हमारी डिमांड है राजस्थान की स्थिति मैं अगर एक हम बात देखते हैं तो 201 ज्योति जी मीट्रिक आपके टन की कमी हमने महसूस की है और उसकी डिमांड कर रहे हैं। मैं आपको आप बात बोल बता रहे रहा हैं कि हूँ। राज्यों को जिनकी नहीं, उनकी नहीं, मैं डिमांड गलत से नहीं ज्यादा बोलूंगा। आपने एलोकेशन कर दिया है। मैं आपको गलत नहीं दूंगा ज्योति जी, कल गलत ये चैनल पे बोल रहा हूँ मैं, कोई एक बहुत बड़े चैनल पे बोल रहा हूँ जिसको दुनिया नहीं, देख रही है। एक मिनट मुख्यमंत्री जी भी अगर आप कोई मुझे बात कह रहे हैं तो उसका मैं वो बात नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, गलत नहीं ठहरा सकते हैं। मैं वो आज बात 400-450 लगभग आप मेरी बात सुन लीजिए। गोरेराज जी आपके पास लौटूंगा मैं भी। आप मेरी बात सुन लीजिए। पहले एक बात मैं बता दूं आपको, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। प्रॉब्लम आ रही है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो टैंकर्स होते हैं वो साधारण टैंकर्स नहीं हो सकते, उसके लिए लिमिटेड टैंकर्स है। कोई भी टैंकर्स में ऑक्सीजन नहीं भेजी जा सकती। आपने राजस्थान ने, खंडेलवाल जी मेरी बात को आप सत्य मानिए, राजस्थान ने रोड लाइन से लाने का निर्णय किया। अरे आप ट्रेन से लाओ ना, आप एयर लिफ्ट करो ना, नहीं किया। ये एक कमी रह गई है। मैं फिर भी राजनीति की बात नहीं कर रहा। केंद्र सरकार दे तो सही, लेकर के तो आएंगे जो सुविधा मैं व्यवस्था होगी। राजनीति की मैं बात ये नहीं कर कहना रहा हूं। चाहती हूँ केंद्र के लिए एलोकेशन राज्य पूरा की हुआ है। सरकार मैंने भी देश आपको- की जनता है, नहीं, देश की जनता है, मैंने- तो वहां तक ऑक्सीजन एक- पहुंचाना उतनी जिम्मेदारी ऐसा केंद्र की। नहीं- और हम सब जानते हैं कि इस समय ऑक्सीजन अगर कहीं से अवेलेबल हो सकती है तो वो केंद्र के माध्यम से हो सकती है। केंद्र ने उसे कम्प्लीटली अपने हाथों में लिया। राठौर साहब वापस आ रहा हूँ। राठौर साहब वापस आ रहा हूँ आपके पास में। मैं ब्रेक पे जाऊंगा, उससे पहले मैं गोरेराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक आम आदमी है, उनके पास में जाना चाहूंगा जो लोगों की सेवा भी कर रहे हैं इस वक्त। गोरेराज आपके पास आना चाहूंगा। राजस्थान की स्थिति में बहुत बाहर नहीं जा रहा हूँ, जहाँ की आंखों से मैं देख पा रहा हूँ और ऐसी पोजीशन में कि हम असहाय हैं, किसी की मदद नहीं कर पा रहे हैं। ये सब कुछ जो नजारा देख रहे हैं, लोगों की पीड़ा आप सुनते हैं, क्या कहते हैं लोगों की डिमांड और उनका जो रुख है, अभी क्या कहते क्या है लोग? नहीं हेलो, आवाज आ रही है गोरेराज, आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे व्यवस्थाएं ऐसी बनी हुई हैं कि जिसका आप मतलब कि जयपुर शहर, मेरे कई जगह ऐसे लोगों से बात हो रही है कि जो जिनके अंदर कोरोना के सिम्टम है और वहां से 100 किलोमीटर लोग चल के कोरोना जांच कराने के लिए आना पड़ रहा है। तो वो उनके पास जिस पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठ रहे हैं, आपको सबसे बड़ा इसका मैं आपको, जिनको आपको भी जानते हैं, कल एक राजपूत सभा के अध्यक्ष गिरिराज सिंह लोटवाड़ा जी का देहांत हो गया, ठीक है। उन्होंने अपने फेसबुक पे पोस्ट डाला हुआ 7 दिन पहले, 8 दिन पहले का होगा। वो अपने गांव लोटवाड़ा थे, उनको कोरोना का सिम्टम महसूस हुआ, उनको फीवर लगा और जो भी, तो वो कोरोना जांच कराना चाह रहे थे और उन्होंने इसके लिए चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी को कहा कि ये मेरी बात नहीं है, मेरे पास तो गाड़ी है, मैं चला जाऊंगा दौसा, 70 किलोमीटर दूर है। लेकिन जिसके पास गाड़ी नहीं है वो पूरे एरिया को संक्रमित करते जाएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठेगा, सबको संक्रमित करते हुए जाएगा। वो व्यक्ति कोई मतलब की जांच के लिए नहीं बना है, वो 20 लोगों को रोग बांटता हुआ जाएगा ये वायरस। उन्होंने लिखा कि 70 किलोमीटर दूर मुझे दौसा आया और मैंने जांच करवाया, फिर वो गए। वो चलिए, वो साधन संपन्न व्यक्ति थे, उन्होंने अपनी कार से आए होंगे। तो आप सोचिए इस तरह की कितनी गलतियां हो रही हैं कि जहां हमारे पास जिला मुख्यालय से जहां 70-80 किलोमीटर दूर पे जांच की व्यवस्था नहीं है। एक ये चीज है वायरस फैलने का, ये मैं बता रहा हूँ। काम में देखिए इतनी हाहाकार मची, हमारे पास इतने व्हाट्सएप से मैसेज आते हैं, फोन आते हैं कि इनको रेडमी जो इंजेक्शन की जरूरत है, प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं। भले कह दें वो ले आने के लिए, लाने ले जाने की कहीं कोई समस्या नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि ऑक्सीजन अवेलेबल ही नहीं है, तो अब उसकी हो रही है तो लोग अपने बचाने के लिए, केंद्र सरकार कह देती है कि हम तो एलोकेट कर दिया है। अब वो तो कागज में एलोकेट कर देते हैं, अब राज्य वाले लेके उस कागज को कहाँ, ऑक्सीजन की जगह तो ऑक्सीजन काम आएगा ना, वो कागज में आपने एलोकेशन कर दिया अधिकारी ने। दूसरी बात है कि अब ये सभी जगह ये कह जा रहे हैं कि हमने वो 5000 बेड लगा दिया, वहां 10,000 बेड लगा दिया। डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ तो उतनी है, वो तो है ही नहीं।
तो इतनी भारी समस्या है, हर जगह कहीं कोई नहीं, उसको कोई भी सीरियसली तरीके से मॉनिटर नहीं कर रहा है। जो हेल्पलाइन नंबर है वो केवल कागज में हेल्पलाइन नंबर है, वो हेल्पलाइन किसी को भी हेल्प नहीं कर रही है। आप जाके उस नंबर पे फोन कीजिए, आपको कहीं से भी हेल्प नहीं होगा। उन्होंने केवल एक प्रेस रिलीज जारी करने के लिए और लिखने के लिए कागज में उन्होंने ये तय कर लिया है कि ये हेल्पलाइन नंबर है, आपको यहाँ से मदद मिलेगी। एक्चुअल में उनको कोई भी मदद नहीं मिलना है, वो कागज में वो दिखा देंगे। कोई कोर्ट में मुकदमा लग जाएगा तो कह देंगे मैंने तो हेल्पलाइन नंबर जी जारी कर रखा है जी, हमने इतनों कागजों में इनको तो ऑक्सीजन सिलेंडर दे दिया, अब ना तो ऑक्सीजन। गौरेराज मैं वापस लौट रहा हूँ, गौरेराज मैं वापस लौटूंगा आप लोगों के पास में। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। बने रहिए आप जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। हम बात कर रहे हैं पब्लिक कितनी लाचार है या कहें असहाय है। एक छोटा सा यहाँ पे कोट करना चाहूंगा रेखा पल्ली जी, जस्टिस रेखा पल्ली दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस हैं। उन्होंने कहा कि हम सब असहाय हैं। हालात आज यही हैं। अभी भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई भी सरकार अपने लोगों को तड़पते मरते देखना चाहती है, लेकिन चूक जो हमारी है उसका खामियाजा आज सबको उठाना पड़ रहा है। ये चूक रही है पब्लिक की भी। जब बार बार देखा जा रहा था कि नया म्यूटेंट है, आपको बहुत हार्म कर सकता है। हम सब में से बहुत सारे लोग ऐसा आज कोई अपने परिवार नहीं होगा जिसका अपना कोई परिचित कोविड का पेशेंट नहीं होगा, ऐसा कोई है ही नहीं। दूसरों की लापरवाही का खामियाजा भी दूसरों को उठाना पड़ा है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, उनका कोई कसूर नहीं है, लेकिन उनकी मूर्खता भी कहूंगा कि बिना मास्क लोग क्राउड में घूमते फिर रहे हैं, जश्न मन रहे हैं, पार्टियां चल रही हैं। होश नहीं है कि कल क्या होगा अगर हम कोविड की चपेट में आ गए। लापरवाही रही हैं। लापरवाही चाहे सरकार के स्तर पे रही हो, चाहे पब्लिक के स्तर पे रही हो। हम केवल एक बात को नहीं कोस सकते हैं कि सरकारों ने कुछ नहीं किया है, लेकिन खुद को भी तो देखना चाहिए हमें कि आज भी हालात यही है। सब्जी मंडी में सब्जी खुल रही है, भीड़ उमड़ रही है। जब सरकार कह चुकी कि पूरे 7 दिन तक सब्जी आपके पास में अवेलेबल है, आप ले सकते हैं, मोबाइल वैन्स में जा सकते हैं, ठेले पे आपको सब्जी मिलेगी, गली गली ठेले वाले घूम रहे हैं, लेकिन लोगों के सब्र नहीं है। मंडी में जाना है, भीड़ में जाना है, तो ये तो हमें खुद को भी सोचना चाहिए। खैर, मैं गौरीराज आपको बीच में रोक दिया था। हालात जो बने हैं, पत्र व्यवहार में कोई कमी नहीं है, एक दूसरे को लिखा जा रहा है, लेकिन अभी हम एक थोड़ा सा सोल्यूशन की ओर भी जाना चाहेंगे कि आप जैसे पब्लिक की हेल्प कर रहे हैं किसी को। हाँ कार्तिकेय, मैं आप ही के पास, गौरेराज के बाद में आप ही के पास आ रहा हूं। मैं आप ही के पास आऊंगा मैं। तो गौरेराज, यहाँ पे क्या कुछ सरकार की चूक है, पब्लिक की चूक है? अब जो है उस पे हम लीक पीटने से कोई फायदा नहीं। अब हमें जदोजहद ये करनी चाहिए कि हम जान बचा कैसे सकते हैं लोगों की। अनम्यूट करिए, आपका म्यूट है, सिस्टम म्यूट किया हुआ है। गौरेराज, आपने सिस्टम म्यूट है आपका। जी आ रही है? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले जो सबसे 2-3 स्टेप पे काम करने की जरूरत है। एक स्टेप वो लोकल लोगों को अपने नजदीकी जहाँ पे लोग रह रहे हैं, गांव धानी जहाँ पे भी हो, टेस्टिंग किया जाए और ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग किया जाए, जिससे कि संक्रमित लोगों को आइडेंटिफाई करके समय रहते उनको आइसोलेट किया जाए, ये किया जाए। इसमें सबसे बड़ी जो कोरोना मैंने देखा हमारे बीच के लोग हुए, उनको कोरोना हो जाने के बाद पढ़ने में तब तक वो कई लोगों को बांट चुके होते हैं। ठीक है, तो इसको जो मैंने पहले बताया, इस पे वर्क करना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल जिला मुख्यालय में एक जगह जांच होनी चाहिए, कम से कम हर पंचायत में, हर वार्ड में इस तरह की जांच होनी चाहिए रेगुलर बेसिस पे, तभी तक आदमी आइडेंटिफाई करेगा। सेकेंड स्टेप, जो ज्यादा गंभीर है उनको इमीडिएट से बेड उपलब्ध करा दिए और उनको ऑक्सीजन या जो भी डॉक्टरी सलाह दिया जा सके दिया। जो लोग घर पे हैं, कई लोग इसमें क्या हो रहा है कि हर लोग भाग रहा है कि हॉस्पिटल में जाएंगे तो अच्छा इलाज मिलेगा। सभी लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, जैसा डॉक्टरों ने बार बार कहा है, लेकिन ये गाइडेंस नहीं हो पा रही है, जिसे डेली
वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके, जिसको टेलीफोन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उनको गाइडेंस दिया जाए। बिल्कुल इन फॉर्मूला जो ये है, बिल्कुल इस पे जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। अभी बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन और तीसरी जो जिससे हम बहुत कमजोर वीक रहे हैं, वो वायरस का जो वैक्सीन है उसको तेजी से लगाने की जरूरत है। वो सेकेंड अभी के स्टेप में तो सबसे पहले टेस्टिंग करके आइसोलेट करना जरूरी है। कौन संक्रमित है आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इजी वे में होना चाहिए। ऐसा नहीं जैसे मैंने बताया कि 70 किलोमीटर लोग आ रहे हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चढ़ के कोरोना की जांच करानी, वो नहीं होना चाहिए। उनके घर तक कोरोना की जांच होनी चाहिए। बिल्कुल निश्चित रूप से अगर उस चैन को तोड़ना तो बहुत जरूरी है। पहली जो जंग जीती हमें वापस से उसी तरह से कुछ करना चाहिए। ये संक्रमण का जो चैन नहीं तोड़ेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं तस्वीरें देखता हूं जो लोगों को देखते हैं, कोविड पेशेंट गाड़ी में बैठ करके, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ी में बैठ करके कि बुखार हुआ था और यहाँ जांच कराने के लिए आ रहा है HRCT अगर डॉक्टर ने लिख दी तो आप इससे ज्यादा क्या स्थितियां हो सकती हैं। कार्तिकेय आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में? सर इसके अंदर सर बोल रहे थे अभी कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। सर ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ये ऑक्सीजन जबरदस्ती पैसे ऐंठने के लिए लगाई जा रही है। यही मेरे साथ हुआ है। मेरी मदर जब मेरे को नीचे लाके दिया गया है एम्बुलेंस में, वो नीली पड़ चुकी थी, ठंडी पड़ चुकी थी, उनकी बदन जम चुका था। उन्होंने नीचे लाने के अंदर आधे से पौन घंटा लगाया है। जब मैंने बोल दिया डिस्चार्ज कर दीजिए, ये मेरे को 10 बजे इन्होंने डिस्चार्ज टिकट बना दिया मेरा, लेकिन 1:30 बजे ये मेरे को एम्बुलेंस खड़ी है 15 मिनट से, लेकिन ये पेशेंट को नीचे नहीं ला पाए। ठीक है, इन्होंने ऑक्सीजन चला रखी होगी, कुछ भी चला रखी होगी, लेकिन ठंडी हो गई, काली हो गई, बॉडी जम गई। इसके अंदर जितना मैंने पढ़ा उतने में 2 से 3 घंटे लगते हैं। तो अगर आपने ऑक्सीजन चला रखी है तो ऑक्सीजन क्यों वेस्ट कर रहे हैं? हम तो जैनी है, हम तो ये बोलते जियो और जीने दो। अगर हमारी मतलब का देहांत हो गया तो आप मत लगाए ना ऑक्सीजन। क्यों आप बिल बढ़ाने जा रहे हैं? बिल में हमको कोई परेशानी नहीं थी भरने में सर, लेकिन वो दूसरे जने के ऑक्सीजन काम में आती, वो उसके ऊपर ट्राई कर रहे हैं, ये बोले तो समझ में आता है। लेकिन ठंडी हो गई, ईसीजी करनी होती है सर, एक ईसीजी के अंदर 2 मिनट लगता है इनको ईसीजी करने में। आप खुद थे शायद वहां पे साइट पे, आपने देखा ईसीजी करने के अंदर 2 मिनट लगते हैं सर। ईसीजी कर लेते, वहां 0 रिपोर्ट आ जाती तो तब भी दे देते। मेरे को नीचे लाके एम्बुलेंस के बाहर बॉडी रखी और सारा का सारा स्टाफ भाग गया। एम्बुलेंस के स्टाफ ने जब उठा के अंदर रखी बॉडी, उन्होंने अपना पल्स मीटर लगाया तो उन्होंने बोल दिया खत्म हो गई, नहीं है इनमें जान नहीं है, इनको कहीं लेके जाने से मतलब नहीं बनेगा। अगर मेरे को ये एम्बुलेंस का ड्राइवर ही बता सकता है तो ये डॉक्टर थे। फिर भी मैंने एम्बुलेंस के ड्राइवर पे भरोसा ना करते हुए मैंने ऊपर से डॉक्टर को बुलाने के लिए इनसे विनती करी। 1:30 बजे करीब इन्होंने मेरी मदर को नीचे ले आए थे। मैं इनसे विनती कर रहा हूँ कि आप नीचे लेकर आए डॉक्टर को, जो ये ड्राइवर बता सकता है वो आप भी बता सकते हैं, और अगर हो गई है तो आप डेथ सर्टिफिकेट इशू करें, काम खत्म होगा। मैं भी जाऊं घर, मेरे को भी रिस्क लेनी पड़ रही है RUHS में जाके सर। बिल्कुल, देखिए आपके मैं उन अल्फाज को सैल्यूट करना चाहूंगा जो आपने कहा कि मेरी माँ मर चुकी थी, उसके बावजूद भी अगर वो बेवजह ऑक्सीजन लगा रहे थे, उसकी बड़ी पीड़ा है कि वो किसी और के काम आ सकती थी। ये बड़ी बात है। कुछ समय मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, गैस से पेट फूल गया सर। जो ऑक्सीजन पंप हो रही थी वो कहीं फ्लो ही नहीं कर पाई। ज्योति जी, एक सवाल बनता है यहाँ पे, आप पूर्व महापौर रही हैं, एक बासिंदा आपको जानता है, कार्तिकेय आपको जानते होंगे, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा, एक जिम्मेदार कदावर कांग्रेस की नेता है। हमने इतने नोडल ऑफिसर्स लगा दिए, आए दिन नोडल ऑफिसर को खुद को पता नहीं है कि मैंने कल मेरे को किस बात के ऑर्डर हुए थे, आज मुझे क्या है। अगर हॉस्पिटल्स में नोडल ऑफिसर नहीं है, किसी RS को लगा हुआ है, कहीं कहा जा रहा है कि निगम के जो जोन कमिश्नर्स हैं उनको लगाया हुआ है, कभी किसी को बताया जा रहा है। ये जो हालात एक नमूना सामने आ रहा है, यहाँ तो एक सरकार पे सवाल बनता है कि फिर हम कर क्या रहे हैं। अगर हॉस्पिटल्स पे भी लगाम नहीं लगा पा रहे हैं, एक तरफ तो आदमी को जान की परवाह, जान की चिंता है, और दूसरी तरफ उसको इस तरह से लूटा जा रहा है। मैं निश्चित रूप से कहूंगी योगेंद्र जी, कार्तिकेय के साथ जो हुई है वो घटना वाकई बहुत दुखद भी है और बहुत निराशाजनक भी है कि ऐसे माहौल में जब हम देख रहे हैं कि हर व्यक्ति जूझ रहा है कोरोना जैसी महामारी से, हर व्यक्ति, आपने सही कहा कि शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसका परिचित जो है वो इस समय कोरोना से पीड़ित नहीं होगा, तो हर व्यक्ति जूझ रहा है। ऐसे टाइम पर भी अगर
हॉस्पिटल सिर्फ ये सोच रहा है कि ये लापरवाही बरत रहा है, मैं तो बोल रही हूँ सोच ही नहीं, केवल सोच ही लापरवाही बरत रहा है, तो इससे ज्यादा बुरा नहीं हो सकता है ये। मतलब ये उसकी सोच में, अगर समाज में ऐसे समय पर व्यक्ति कर रहा है तो ये निश्चित रूप से मानवता को शर्मसार करने वाला उस डॉक्टर का रवैया रहा है, उस हॉस्पिटल प्रशासन का रवैया रहा है। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि राज्य सरकार की इसमें क्या भूमिका है और होनी चाहिए, निश्चित रूप से उसके नोडल ऑफिसर को क्यों, अगर कार्तिकेय ने अगर जानकारी दी है, मुझे नहीं पता अगर दी है कि नहीं दी है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि ऐसा नहीं है कि फोन ही नहीं उठाए जा रहे हैं, फोन उठाए भी जा रहे हैं, व्यवस्था करवाई भी जा रही है। लेकिन ये बात भी सही कि जब आपके पास व्यवस्थाओं की कमी होती है, ऑक्सीजन जब आपके पास अवेलेबल ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कई बार ये परेशान, जैसे आज मैं हूँ, मदन जी है, आज बस बहुत सारे फोन आ रहे हैं, लेकिन हम जहाँ के भी व्यवस्था नहीं करवा पा रहे हैं, जहाँ के भी हमको कई बार लोगों को कहना पड़ रहा है कि नहीं हो पा रही है व्यवस्था। एक सवाल है, आपके पास भी लोग आ रहे होंगे ज्योति जी, मैंने खुद ने अपनी आंखों से जाकर के, सुनिए सीएमएचओ के यहाँ पे मैंने जाकर के देखा, एक बार सिस्टम हम देखना चाहते थे, रेमडेसिविर किसी को जरूरत थी, क्या सिस्टम है कि साहब आप हॉस्पिटल से ऑनलाइन अप्लाई करा दीजिए। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद में आदमी बेफिक्र होता है कि शायद मेरा रेमडेसिविर मेरे तक पहुंचेगा, कि मेरा पेशेंट बहुत सीरियस है। वहां जाके जब हालात देखे, सुबह से शाम तक 3-4 हजार लोग कागज का पुलिंदा लेकर के, एक तरफ तो कहा जा रहा है कि ऑनलाइन अप्लाई करिए, दूसरी तरफ कहा जा रहा है लाइन में आने के बाद में कि आपके कागज दो के सामान, तो ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, 2 घंटे बाद में उस शख्स का नंबर आ रहा है, तो देखे खिड़की से क्या कहा जा रहा है, फिर क्या प्रसाद लेने के लिए आए हो यहाँ पे? ये स्थिति है हमारी। कोई जाकर के सीएमएचओ ऑफिस में देखे, अगर किसी ने इस तरह का जवाब दिया तो कोरोना की बारूद को कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो मानती हूँ अगर इस समय अगर कोई व्यक्ति अगर अपनी संवेदनशीलता को खत्म कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है। इस समय आपके पास पहले की गाइडलाइन, ज्योति जी अगर बात आए तो जरूर कहिएगा। ये तो एक बान की मैंने आपको रेमडेसिविर की, आप ऑक्सीजन पे जाइए। एक व्यक्ति अपने ड्राइवर को सुबह में, क्योंकि था बाकायदा कि एडीएम से परमिशन लेके रिकमेंड करा के पहले हॉस्पिटल से जाइए कि आपका पेशेंट को ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ओके, वहां से एडीएम के पास से आप जाकर के कि लेटर ये जारी किया गया कि आप हॉस्पिटल का पर्चा और उनका आधार कार्ड लेकर के आप ऑक्सीजन फिल करा सकते हैं। 2 दिन पहले की बात थी ये। उसके बाद में सुबह 5:30 बजे बंदा ऑक्सीजन की उम्मीद के साथ में कि शायद मेरे जो बीमार है उसको ऑक्सीजन मिलेगी, चला जाता है 5:30 6 बजे वहां पहुंचता है, लाइन में लग जाता है, 10 बजे उसका नंबर आता है और कहा यह जाता है कि नहीं केवल हॉस्पिटल्स को दे रहे हैं, हमें पर्सनल यूज के लिए बंद कर दिया, बाद से हमने ये सिस्टम बंद कर दिया। हुआ क्या, 1:15 बजे उसने दम तोड़ दिया। ये हालत ऑक्सीजन की। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि और क्राउडेड है, हॉस्पिटल्स के नाम गिना सकता हूं, RUHS नो एंट्री, महात्मा गांधी नो एंट्री, ESCC नो एंट्री, फोर्टिस नो एंट्री, जयपुर हॉस्पिटल नो एंट्री, जयपुरिया नो एंट्री, राजस्थान हॉस्पिटल नो एंट्री। सब कहां जाएगा? अगर वो घर में इलाज कर रहा है तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, वो पैदा कहां से करेगा ऑक्सीजन? जी ये तो मान ही रहे हैं कि इस समय राजस्थान में ऑक्सीजन की कमी चल रही है। 201 मीट्रिक टन, हमको 461 चाहिए, हमारे पास लगभग 250 अवेलेबल है। 201 मीट्रिक टन की प्रॉब्लम चल रही है, जिसके लिए खुद आपने खुद ने भी देखा, खुद यहाँ से राजस्थान से मंत्री गए केंद्र में कि हमें इतनी डिमांड है। हमारे यहाँ लगभग जो है 5% संक्रमण का जो है और केवल 1.6% ऑक्सीजन जो है वो अलोकेट की जा रही है, और ये दिक्कत आ रही है ऑक्सीजन की कमी की, परेशानी आ रही है। आपके पास आऊंगा, खुद महसूस कर रही हूँ। आपने से कहा कि मेरे पास भी फोन आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं, लोगों के फोन आ रहे हैं ऑक्सीजन अवेलेबल करवाने के लिए, और जब नहीं करवा पाते तो तकलीफ भी होती है। मदन कार्तिकेय आपके पास आऊंगा, मैं मदन राठौड़ साहब के पास जाना चाहूंगा। राठौड़ साहब आपके पास आना चाहूंगा। प्रदेश के आप एक कद्दावर नेता हैं, आप सब लोग देख रहे हैं, बयानबाजी खूब हो रही है, कमी नहीं है किसी भी बात की, चाहे आपके प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया साहब हो, चाहे राठौड़ साहब, राठौड़ स्क्वायर आपके अलावा राज्यवर्धन जी हो, चाहे राजेंद्र राठौड़ साहब हो, होड़ मची हुई है बयानबाजी की। गहलोत पहले बताया रेमडेसिविर पंजाब क्यों भेज दिए, अरे यार उनमें क्यों उलझे हुए हो? केंद्र में बैठे हो जिम्मेदारी के साथ में, राजस्थान को गैस नहीं दिला सकते? किस मुंह के साथ जनता के बीच जाने लायक रहेंगे हम ये? या जनता को इतनी भोली समझकर कितनी बुद्धू समझा हुआ है कि आज की जनता कल सब भूल जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए योगेंद्र जी कि एलोकेशन तो हो गया गैस ऑक्सीजन का,
इसके अलावा भी मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे यहाँ लोकल लेवल पर भी ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। मेरे सुमेरपुर में 3500 सिलेंडर भर सकते हैं पर डे, ऐसा एक प्लांट है जिसका मैंने खुद में उद्घाटन किया था। तो वो जो है 7 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन एक सिलेंडर में आती है और 3500 सिलेंडर पर डे भर सकता है। ऐसा एक ऑक्सीजन का यहाँ प्लांट चल रहा है। हमारे यहाँ भी ऐसे कई प्लांट्स हैं, वो भी दे रहे हैं ऑक्सीजन, केंद्र से एलोकेशन हो रहा है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में राजस्थान सरकार उलझ गई है। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। अब देखिए 2 दिन के बाद में किसी भी प्रकार की कहीं भी ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी कि हमने जर्मनी से 23 मोबाइल ऑक्सीजन प्लांट मंगवा लिए जो हिंदुस्तान में आज पहुंचे हैं, तो कहीं कमी नहीं रहने वाली है। ऐसा ही जर्मनी ने भेजा, अमेरिका ने भेजा, रसिया ने भेजा, कई स्थानों से भी ऑक्सीजन के प्लांट्स आ रहे हैं। जो यहाँ पर सीधी ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन है, वो यहाँ पर आकर के और सप्लाई हो जाएगी। हमारे यहाँ प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्टेशन की, क्योंकि ऐसे टैंकर्स नहीं है, वो लिमिटेड टैंकर्स है। और आप सोचते हैं कि हर कोई टैंकर्स में ऑक्सीजन नहीं लाई जा सकती है। इसके लिए अच्छा, अभी एक और केंद्र सरकार ने जारी कर दिया है कि जो जैसे ऑर्गन बन रही थी या नाइट्रोजन बन रही थी, उन प्लांट्स को भी कह दिया कि आप मेडिकल ऑक्सीजन बनाइए, उनको भी निर्देश जारी कर दिए हैं। तो केंद्र सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। हाँ, ये बात सही है कि कमी एकदम आ गई, क्योंकि 12 अप्रैल को केवल पूरे हिंदुस्तान के 20 प्रांतों में 3842 टन की आवश्यकता थी 12 अप्रैल को, लेकिन 23 अप्रैल को एकदम से हो गई 6785। तो भी हिंदुस्तान सरकार ने एलोकेशन किया है 6822 का, कर रहे हैं और भी करेंगे। लेकिन मैं एक बात बताऊं, इसमें बीजेपी कांग्रेस नहीं होना चाहिए। हम सबको मिल करके और इस संसाधन जो है ना, जैसे संसाधन हमारे पास में आ गए तो उसका वितरण सही ढंग से हो जाए। आज जैसे अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, उन अधिकारियों को जवाबदेही निभाना चाहिए। वो फोन नहीं उठाए, क्यों नहीं उठाते हैं फोन उठाना चाहिए, जवाब देना चाहिए, मार्गदर्शन। हम कुछ नहीं है, आज हम सरकार में नहीं है, लेकिन हम फोन उठाते हैं प्रत्येक व्यक्ति का और उसकी व्यवस्था भी करते हैं, कैसे भी करके व्यवस्था करते हैं। चाहे उसके लिए हमको, आपका ही शासन है ना ज्योति जी, आपके शासन को ही हम बात करते हैं, आपकी सत्ता को ही हम फोन करते हैं और वो व्यवस्था करवाते हैं। लेकिन हमको व्यवस्था करवाना आना चाहिए, उसमें लगना चाहिए, स्वयं से भी खुद को बनना पड़ेगा, खुद को आगे आकर के और सहयोग करने का प्रयास करना चाहिए। मैं मानता हूं आप कर रही हैं, हम सब कर रहे हैं, लेकिन हम सबको आगे आकर के, जो जनता जानती नहीं है। आज देखिए कि कई ऐसे छोटे छोटे, हर छोटी सी, जैसे 1 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, वो हॉस्पिटल भाग रहा है, जबकि उसको 1 लीटर के लिए जाने की जरूरत नहीं है, उसको योगा से संभाला जा सकता है, उसको ये सब नहीं है। हम भाग रहे हैं तुरंत। अब सभी भी भागेंगे तो संसाधन सीमित है, संसाधन इतने नहीं है, एकदम से इतनी व्यवस्थाएं नहीं है। अब अस्पताल के कर्मचारी फोन नहीं उठाते, वो लोग भी व्यवस्थाएं नहीं कर पाते। आज सीएम ने जो फोन नहीं उठाता, ये सब क्या है? ये सब ठीक बात नहीं है। एक बात कहना चाहूंगा सर, यहाँ पे एक बात और कहना चाहूंगा, इस महामारी का एक भविष्य और, मैं ज्योति जी आपको, मदन जी आप भी बैठे हुए हैं, मुझे तो दिखाई दे रहा है, आप लोगों को पता नहीं क्या स्थिति होगी। एक रूमर ये है, या पता नहीं कितनी सच्चाई है, कि किसी अगर पॉलिटिशियन का कोई रिश्तेदार है, अगर उसका कोई परिचित है या किसी ब्यूरोक्रेट का परिचित है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ये कहा जा रहा है, पब्लिक की चर्चा है। मुझे पता नहीं है ना, मैं इस पर ठप्पा लगा रहा हूँ कि ऐसा हो रहा होगा। ये मैं इस वजह से कहना चाह रहा हूँ कि आने वाले अगर हालात, ज्योति जी मैं आगाह करना चाहूंगा, हालात अगर ऐसे ही रहे, दूसरी एक परेशानी का सामना इस प्रदेश को करना पड़ेगा, इस देश को करना पड़ेगा, वो है लॉ एंड ऑर्डर। मैं आपको आगाह कर रहा हूं, कार्तिकेय और उनके परिवार की जो कल स्थिति थी, हंगामा जो हुआ, या खंडा का हॉस्पिटल जयपुर की जो स्थिति बनी, ये बानगी है। आने वाले दिनों में अगर इसी तरह से स्थितियां रही, संतोषजनक लोगों को जवाब मिला, मैं सही कह रहा हूं, लोगों में एक जो गुस्सा अंदर से निकल रहा है अपनों को खोने के बाद में, जो दूसरों की चिंता कर रहे हैं, बहुत स्थितियां खराब है, कानून व्यवस्था बिगड़ सकता है। और इधर से चिदम्बरम साहब ने कहा कि देश के हालात देख के जनता आंदोलन क्यों नहीं कर रही है, बाहर क्यों नहीं आ रही है, ये लोगों में आक्रोश फूट रहा है। मैं गौरीराज आपके पास आना चाहूंगा, समय कम है, मुझे जो भविष्य की चिंता दिखाई दे रही है, वो पता नहीं कितनी सरकारों के पास में चीजें हैं, लेकिन जो गलियों में मैं देखता हूं, लोगों में गुस्सा देखता हूं, जो अपनों को खो चुके हैं और एकदम लाचार होकर बैठे हैं, इस व्यवस्था के सामने असहाय दिखाई दे रहे हैं, वो गुब्बार आज नहीं तो कल फूटेगा। इसकी भी स्थिति को हमें जहन में उतार लेना चाहिए। सर एक बात और कहना चाह रहा हूँ जी, एक मिनट के अंदर खत्म कर दूंगा सर। मदर को डेथ हुए, हमारे हिसाब से
डॉक्टर के हिसाब से, मतलब एम्बुलेंस ड्राइवर के हिसाब से हो गया। हम बोल रहे हैं कि भैया ऊपर से डॉक्टर को बुला दीजिए, ऊपर से डॉक्टर को बुला दीजिए जो ये कंफर्म कर दे कि डेथ हो गई है कि नहीं हुई है। डॉक्टर ऊपर से नीचे आने में आधा घंटा लगा है सर। सीसीटीवी फुटेज निकालते हैं अगर उस हॉस्पिटल की, मैं हॉस्पिटल का नाम लेना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे, एसके सोनी हॉस्पिटल, सोनी हॉस्पिटल JLN मार्ग पे, अगर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग निकालते हैं, आधे घंटे तक एम्बुलेंस के अंदर मेरी मदर को रखा, लेकिन डॉक्टर चेक करने नहीं आया। हम खुद बोल रहे हैं डेथ हो गई है, आप प्लीज इसका ECG करनी है, जो भी करना है, डेथ सर्टिफिकेट दीजिए, आगे जाए, आगे काम करें। नहीं। और दूसरी बात, इन हॉस्पिटल वालों के चक्करों में मैं RUHS के अंदर इतने पेशेंट्स के बीच के अंदर डॉक्टरों से, हॉस्पिटल स्टाफ से, सबसे पूछताछ करता हुआ जा रहा हूँ, उनका भी टाइम बर्बाद हो रहा है, मेरे को भी रिस्क आ रही है। ऐसे तो पेशेंट ही बड़े बिल्कुल आपके हो सकती है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इस समय अगर हम देखते हैं तो डॉक्टर्स को, चाहे नर्सिंग स्टाफ को, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लोगों के साथ पूरा 24 घंटे काम नहीं कर रहे हैं। आप आगे से बोला कि देखिए वहाँ पेशेंट के साथ बहुत काम कर रहे हैं, इसलिए हम उनको केवल सारे डॉक्टर्स को एक ही कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते हैं। डॉक्टर्स अपने जीवन में खेल करके पेशेंट्स की मदद भी कर रहे हैं, राहत भी दे रहे हैं, और अपने समझदार वो समय भी निकाल करके दे रहे हैं। मदद कर रहे हैं। देखिए, मेडिकल स्टाफ को हमें सैल्यूट करना चाहिए, और जहां भी काम कर रहे हैं उन एम्बुलेंस कर्मियों को हमें सैल्यूट करना चाहिए, जो दूसरे को जीवन को बचाने में पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है मेडिकल स्टाफ हो चाहे पैरा मेडिकल स्टाफ हो, कुछ लोग हो सकते हैं कि जहां कहीं लापरवाही रही हो, लेकिन अगर इतने लोगों की जान बचाई जा रही है, आज भी ठीक होने वालों का रेशा में बहुत बेहतर है। इस कारण से हम कह सकते हैं गोरेराज समय एक स्टाफ की बहुत बड़ी भूमिका है। देखिए वो इस समय अपने परिवार के साथ गोरेराज आपसे जानना चाहूंगा, को मेडिकल स्टाफ बना दिया था, जिसको बोल दिया कि गैस की जैसे तेज, अब बोले गोरेराज, अब बोलिए ऑक्सीजन का गैस तेज इन्होंने तो साथी कार्तिकेय मैं लौटूंगा आपके पास में, एक बार जरा गोरेराज को बोलने दीजिए। जी गोरेराज, मैं ये कह रहा हूँ, जो कार्तिकेय ने जो अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया और आपके दर्शकों के साथ भी साझा किया, एकदम सही बात है। कई जगह छोटे छोटे इनिशिएटिव जहाँ पे ये, जैसे कि वो बता रहे हैं, इस बार उसका बता रहे हैं, इस जगह की छोटे छोटे प्रोटोकॉल में ना लाके जो सीरियस बात हो रही है, आज जो एक नेशनल, कई लोगों ने ऐसा भी सुझाव दिया है कि एक वॉर रूम टाइप का कुछ बनाए, जिसमें कि इसको कैटेगराइज किया जा सके, पे ले जाया जा सके। होता क्या है कि लोग हॉस्पिटल के बाहर ही 2-2, 3-3 घंटे तक विदाउट ट्रीटमेंट के ही रह जा रहे हैं, और दुर्घटनाएं हो जा रही है। ठीक है। और इन्होंने जैसे कि बताया, हमने सर ने बोला कि बहुत सारे है, पैंडेमिक है, ये सारी बातें, लेकिन 1 साल से चल रहा है, 1 साल से ज्यादा समय से चल रहा है। सरकार को इसके लिए प्रिपरेशन हो जानी चाहिए थी। जो पिछले साल स्थिति, वही स्थिति आज है, तो ये हमारी नाकामी, मतलब हमारा फेलियर है यहाँ पे हमारा फेलियर है कि 1 साल में हमने सिस्टम को कुछ नहीं किया। अब ये लगा, तो अब जब ऑक्सीजन की कमी आने लगी तो एरोप्लेन का 2 फोटो खींच के भेज दिया सभी, देखो एरोप्लेन की डिमांड कितनी। आप ये बताइए, आप 2 एरोप्लेन की फोटो देके आप हेडलाइन को मैनेज मत कीजिए। पूरा सरकार का फोकस यही है कि हेडलाइन को कैसे मैनेज किया जाए, यहाँ फोकस ही नहीं है आदमी को बचाने का। मैं बताऊं, जो भी सरकारी अधिकारी बैठा हुआ है, उनको कुछ नहीं, पब्लिक से मतलब ही नहीं है। उनको अपने रिपोर्ट कार्ड में कैसे 200 मरे हुए आदमी को 2 घोषित कर देना है। 200 आदमी कोविड से मर गए जयपुर में, उनको 2 बताना है। पूरा फोकस गवर्नमेंट का, और ये सबका है। ऐसा नहीं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, हो सकता है दूसरे राज्य में किसी दूसरे पार्टी की सरकार है। चलिए मैं माफी चाहूंगा गोरेराज, समय कम है गोरेराज, मैं रोकना चाहूंगा कार्तिकेय, माफी चाहूंगा, मैं सभी से मैं रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है। तो कुल मिलाकर के बात यही है कि हम आपसे पहले गुजारिश करना चाहेंगे कि आप लोग सावधान रहिए, मास्क पहनिए, और तय मान के चलिए। बार बार जन टीवी आपसे अपील करता है कि आपको आपकी जान की परवाह ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपको परवाह नहीं है तो यकीन करिए दूसरे को बिल्कुल नहीं होगी। बेवजह घर से मत निकलिए। अगर आप अपने आप को बचा पाते हैं, बेवजह घर से नहीं निकलते हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़े कोरोना योद्धा तो आप ही हैं। और
जो लोग बेवजह घूमते फिर रहे हैं उनसे बेहतर को प्लेन नहीं मिल सकता कहीं किसी को। कोशिश की जानी चाहिए कि अब ये तो जंग है, स्थितियां बन चुकी है, मुकाबला इसी से करना है। हम बेहतर कैसे कर सकते हैं? केवल सरकारों को कोस करके रहें, सरकारें हैं, उनकी जिम्मेदारी है, सवाल बनते हैं, लेकिन हम केवल उसी में उलझ के रह जाएं और तो उससे हासिल कुछ नहीं होगा। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अब इस स्थिति से निपटे कैसे, गौर इसी पे करना चाहिए और मुझे लगता है तभी कल बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।